हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 28 जून और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 28 जून 2024 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है। अगर पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन अब तक पहुंचता रहे। चलिए आज का करंट अफेयर शुरू करने से पहले कल वाला हम लोग 1 मिनट में रिवाइज कर लेते हैं, जिससे आपको बेटर ये रिमेम्बर रहे। 18वीं लोकसभा का नया अध्यक्ष ओम बिरला को चुना गया है। एक बार फिर से ये बने हैं लोकसभा के नए स्पीकर। T20 में 200 छक्के लगाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए रोहित शर्मा, भारतीय कप्तान। भारतीय सेना के उप सेना प्रमुख होंगे लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणि। और अभी हाल ही में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा मानसून की तैयारी के लिए सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ नाम का अभियान शुरू किया गया। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश ने उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल की है। 97% साक्षरता इसमें इसको प्राप्त हुई है। 64वीं ISO की परिषद की बैठक का आयोजन नई दिल्ली भारत में किया गया। ISO बोले तो इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन। अमेरिका ने केन्या को एक प्रमुख गैर नाटो सहयोगी अपना साबित किया, घोषित किया। भारत के पहले AI विश्वविद्यालय यूनिवर्सल AI यूनिवर्सिटी का कुलपति नियुक्त किया गया है प्रोफेसर साइमन मार्क को। अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने 11 मेडल जीते हैं। और अभी सोमालिया की महिला मीडिया जो है ग्लोबल फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन अवार्ड जीती है। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन थे कल की वीडियो से, जिनका आपने 1 मिनट में रिवीजन कर लिया है। अब आपको ये रिमेंबर हो गया दोबारा से। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। आपको ये चीजें याद रखने के लिए क्विज भी दी जाती है और PDF भी दी जाती है। ये दोनों ही चीजें आपको फ्री में MZT ऐप पर प्रोवाइड की जाती है। तो MZT ऐप आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करो फ्री क्विज और फ्री PDF के लिए। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय MSME दिवस कब मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय MSME दिवस दोस्तों ये 27 जून को मनाया जाता है। अभी 27 जून में माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए दिवस मनाया गया। MSME मतलब होता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, यानी छोटा लघु और सूक्ष्म उद्योगों के लिए यह दिवस समर्पित होता है। तो भारत भर में या कहो विश्व में कोई भी देश हो, वहां पर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज का तो योगदान होता ही होता है, लेकिन जो छोटे लघु और मध्यम उद्योग होते हैं ना, उनका भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है उसकी इकोनॉमी में। तो ऐसे ही अगर अभी आज के टाइम पर बात करें तो ओवरऑल पूरे विश्व में 90% जो इकोनॉमी टिकी हुई है वो इन्हीं MSMEs के कारण टिकी हुई है। बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन 90% जो इकोनॉमी टिकी है वो इन पर टिकी हुई है। तो 27 जून को ये मनाया जाता है। इस बार की थीम काफी लंबी है, इसलिए थीम को आपको याद नहीं करना है। भारत में जब नए कैबिनेट का भी मंत्रालय का बंटवारा हुआ तो इस बार MSME मंत्री बनाए गए जीतन राम मांझी। तो ये नए MSME मंत्री हैं मोदी 3.0 सरकार में, इसको याद रखना इंपॉर्टेंट है। अब अगले 5 साल तक या फिर जब भी तक भी रहेंगे ये जीतन राम मांझी रहेंगे तो पूछा जाएगा, तो अब अपडेट कर लीजिएगा, क्योंकि पिछली बार दूसरे हुए थे। बहुत सारे मंत्रालय में चेंजेस नहीं हुए हैं तो उनको आपको नहीं याद रखना है, लेकिन जिन जिन मंत्रालय में चेंजेस हुए हैं उनको आपको याद रखना है। अब यहाँ पर जून महीने के महत्वपूर्ण दिवस हैं। अभी कल परसों में ही हम लोगों ने रिवाइज किया था, तो आज हम लोग आगे बढ़ेंगे। जो लोग नए आए हैं वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला, हाल ही में कौन सा देश आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 100वां पूर्ण सदस्य बना? तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस में लगातार देश ऐड होते जा रहे हैं। अब पूरी तरीके से सदस्यता प्राप्त करने वाले ये 100 देश हो चुके हैं। 100वां देश बन गया है पराग्वे। अब चूंकि 100वां एक अच्छा नंबर है तो इसलिए ये पूछा जा सकता है आपसे। अभी 99वां देश बना था, 99वां देश बना था स्पेन, ठीक है ना। तो स्पेन के बाद अब पराग्वे जो है ये भी जुड़ गया है इंटरनेशनल सोलर अलायंस से। अब ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस है क्या, इसको समझिए दोस्तों। COP21 सम्मेलन हुआ था 2015 में, पेरिस में हुआ था। पेरिस ने इसकी मेजबानी की थी। जैसे COP29, 28 ये सब हो रहा है। 28 जो हुआ है ये वो भी UAE में हुआ, और 29 जो होगा, 29 इस बार होगा, ये होगा बाकू में, अजरबैजान में। याद रखना, ये भी पूछा जाएगा आपसे। तो ये होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का सम्मेलन। इसमें दुनिया भर के देश इकट्ठा होते हैं और क्लाइमेट चेंजेस वगैरह को लेकर के चर्चा करते हैं। तो ऐसे ही चर्चा चल रही थी 2015 में COP21 की। तो पेरिस का मतलब की मेजबानी कर रहा था। इसमें भारत को इसने मिलाया अपने साथ, और मिल करके दोनों ने ये कहा कि चलो कुछ एक ऐसा अलायंस बनाते हैं
कुछ एक ऐसा संगठन बनाते हैं जिसमें दुनिया भर में जहां जहां पर सबसे ज्यादा सूरज की रोशनी पड़ती है, सूरज की रोशनी कहां पर सबसे ज्यादा पड़ती है, भूमध्य रेखा से आप ऊपर कर्क रेखा तक जाओ, नीचे मकर रेखा तक जाओ, तो ये इसके बीच में जितनी आने वाली कंट्रीज है ना, ये जिसे उष्ण कटिबंधीय हम लोग क्षेत्र कहते हैं, इन देशों को मिलाया जाए और इन देशों को मिला करके एक ऐसा अलायंस बनाया जाए जहां पर सबसे ज्यादा सूरज की रोशनी बनती है, तो वहां पर एक ग्रिड स्थापित किया जाए। तो एक ग्रिड बनेगा तो यहाँ पर सोलर एनर्जी से हम लोग बिजली जनरेट करेंगे और पूरी दुनिया में, पूरी पृथ्वी में उसको सर्कुलेट करेंगे। तो याद हो, इसी के लिए एक वर्ड निकल करके आया था, वन वर्ड वन ग्रिड वन अर्थ, ऐसे करके आया था। तो ये वही था। तो भारत और फ्रांस की मदद से इसकी पहल पर COP21 की स्थापना हुई। तो स्थापना तो पेरिस में हुई, भारत ने कहा हेडक्वार्टर हमको दे दो, तो हेडक्वार्टर इसका भारत के गुरुग्राम में रखा गया। गुरुग्राम हरियाणा में, भारत में, क्योंकि भारत भी इसमें शामिल था तो संस्थापक में, तो भारत के गुरुग्राम हरियाणा में इसका हेडक्वार्टर है और ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस है। अब धीरे धीरे इससे और भी सदस्य देश जुड़ते गए, तो यूरोपीय देश भी इससे जुड़ना अच्छा समझे, क्योंकि यूरोपीय देश भी आप जानते हो क्लाइमेट चेंजेस को लेकर सजग होते हैं। तो फिलहाल 121 से ज्यादा हस्ताक्षर करता है, लेकिन सदस्यता पूरी तरीके से अब 100 देशों ने ग्रहण कर लिया है। तो अजय माथुर इसके अध्यक्ष हैं, ये भी बात ध्यान रखना, ठीक है। आगे, हाल ही में किसको नाटो का अगला महासचिव नियुक्त किया गया? तो देखो, नाटो एक सैन्य संगठन है, इस पर मैं अक्सर चर्चा करता रहता हूं। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य संगठन है, 32 सदस्य देश हैं इसके। तो इसके 2 बार से महासचिव बनते आ रहे थे दोस्तों, जेन्स स्टोलनबर्ग। अब इनकी जगह पर नए महासचिव नियुक्त किए गए हैं और ये मार्क रूटे नियुक्त किए गए हैं। मार्क रूटे नाम आपको सुना सुना लग रहा होगा, बिल्कुल लगना चाहिए। नीदरलैंड के ये प्रधानमंत्री थे, नीदरलैंड के पीएम थे। तो मार्क रूटे नीदरलैंड के जो कि पीएम थे, अब इनको नियुक्त किया गया है नाटो का अध्यक्ष, ठीक है। अभी फिनलैंड शामिल हुआ था, नीदरलैंड नहीं, कंफ्यूज मत होना। 31वां देश जो शामिल हुआ है वो फिनलैंड है, ठीक है ना, फिनलैंड है। और 32वां जो सदस्य देश शामिल हुआ है वो है स्वीडन। ये 2 नए देश शामिल हुए हैं नाटो में। अब नाटो के मेंबर हो गए हैं 32। नाटो एक सैन्य संगठन है, इसकी स्थापना 1949 में करी गई थी। जब स्थापित हुआ था तब 12 सदस्य थे, धीरे धीरे इसमें भी सदस्य जुड़ते गए और आज 32 सदस्य देश हैं। इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। ब्रुसेल्स, बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है और यही कारण बना था रसिया यूक्रेन युद्ध शुरू होने का। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर कुछ और प्रमुख नियुक्तियां हैं, इनका हम लोग रिवीजन करेंगे रोजाना की तरह। तो दोस्तों, अभी लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी भारत के नए उप सेना प्रमुख नियुक्त किए गए हैं। ओम बिरला जी 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष बने हैं, दोबारा से अध्यक्ष बने हैं ये। भर्तहरि मेहताब ये प्रोटेम स्पीकर बनाए गए थे। JP नड्डा राज्यसभा में सदन के नेता चुने गए हैं, ये भारत के नए स्वास्थ्य मंत्री हैं। प्रदीप सिंह खरोला NTA के महानिदेशक हैं। अच्छा, यहीं पर 2 पॉइंट और याद रखना, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी बने हैं और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे बने हैं। इसके अलावा अतुल कुमार चौधरी भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के सचिव हैं। सुरामा पाढ़ी ओडिशा विधानसभा के अध्यक्ष हैं और राजीव अग्रवाल पेटीएम के गैर कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक हैं। साथियों, आप लोग की डिमांड पर साइंस की ई बुक इंग्लिश में भी आ चुकी है। आप लोग डिमांड कर रहे थे इंग्लिश वाले स्टूडेंट की इंग्लिश में भी लाइए ये ई बुक, तो इंग्लिश में भी आ गई है। तो जिन जिन स्टूडेंट को ये ई बुक लेना है वो 75 रेट्स में इसे ले सकते हैं इंग्लिश में, ठीक है। इंग्लिश वालों के लिए 75 रेट्स है अभी भी, क्योंकि हिंदी वालों के लिए 75 में मैक्सिमम लोगों ने ले लिया था। तो शुरुआती तौर पर कुछ दिनों के लिए 75 में रहेगा इंग्लिश का वाला, तो आप ले सकते हैं इंग्लिश के जो स्टूडेंट है। आगे आने वाले टाइम पर इसका प्राइस बढ़ जाएगा। इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है और QR कोड आपको दिया जाएगा, उसी QR कोड पर पेमेंट करके आपको ये ई बुक व्हाट्सएप पर ही प्राप्त करनी है। अगला, हाल ही में प्लास्टिक कचरे से बनी सड़क बनाने वाले देश का दूसरा सैन्य स्टेशन कौन बना? तो प्लास्टिक कचरे से सड़क बन रहा है और ऐसा बनने वाला देश का दूसरा सैन्य स्टेशन बन गया है दोस्तों जयपुर सैन्य स्टेशन। सैन्य स्टेशन मतलब कि समझ लो कि भारतीय सेना का जो बेस होता है वो, यहाँ पर रोड बनी है और प्लास्टिक कचरे से युक्त रोड है। आपको याद होगा नितिन गडकरी जी का एक भाषण काफी ज्यादा वायरल होता है यूट्यूब पर, जिसमें वो कहते हैं कि हम कचरे जो हैं ये साफ कर रहे हैं, सड़क के रूप में यूज कर रहे हैं। दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों से बहुत सारे कचरे ये मंगवा रहे हैं। तो एक्चुअली में 2017 में एक पॉलिसी आई थी सरकार की, जिसमें ये अनुमति मिली थी कि हाँ अब आप रोड में
10% तक का कचरा यूज कर सकते हो डामर के साथ। तो उसी पॉलिसी के तहत रोड में ये कचरा मिलाया जाता है। तो ऐसे में जयपुर का सैन्य स्टेशन दूसरा ऐसा सैन्य स्टेशन बन गया है भारत का जिसमें प्लास्टिक कचरे से युक्त सड़क बन रहा है। अच्छा, ये काफी ज्यादा मजबूत भी होती है, प्लास्टिक कचरे से निर्मित होती है। तो पहला सैन्य स्टेशन कौन था? तो पहला सैन्य स्टेशन 2019 में ही असम के गुवाहाटी में था। ये दूसरा मिलिट्री स्टेशन है। ऐसे बहुत सारे जगहों पर यूज किया गया है, लेकिन यहाँ सैन्य स्टेशन की बात हो रही है, ये बात ध्यान रखना। दूसरी बात, जयपुर के बगल में ही समझ लो कि दूसरे पड़ोसी राज्य में है सूरत, जिसे डायमंड सिटी कहते हैं हम लोग। सूरत में अभी स्टील की रोड बनाई गई थी, याद होगा, स्टील रोड बनी थी सूरत में। ये भी ध्यान रखना, क्वेश्चन बन सकता है आपसे। प्रोफेसर वासुदेवन जो हैं भारत में प्लास्टिक मैन यानी प्लास्टिक मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं। पद्मश्री से ये 2018 में सम्मानित किए गए थे। अगला, हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास होपेक्स का आयोजन किया गया? तो होपेक्स 2024 ये आयोजन किया गया भारत और मिस्र के बीच में, यानी इजिप्ट के बीच में। इन दोनों की वायु सेनाओं के बीच में ये अभ्यास था। इंडिया जो है ये अलास्का गई हुई थी, इंडियन एयरफोर्स अलास्का में, आपको पता होगा अभी रेड फ्लैग अभ्यास हो रहा था। तो रेड फ्लैग से वहां से लौट रहे थे तो कहे चलो मिस्र में भी हम लोग एक अभ्यास करते चलें, अभी थके नहीं है, इंडिया वाले हैं भाई, इंडियन आर्मी है। तो इंडियन एयरफोर्स के लोग की एक टुकड़ी जो है वही मिस्र में उतर गई, इजिप्ट में, और इन्होंने 21 से 26 जून तक एक और अभ्यास करने का फैसला लिया। तो यहां पर इजिप्ट में एक और अभ्यास हुआ जिसका नाम था होपेक्स। ध्यान रखना, अभी अमेरिका के अलास्का में रेड फ्लैग हुआ था जो एक मल्टीनेशनल एक्सरसाइज था, इसके बारे में भी हम लोगों ने बात किया था। वहां से लौटते समय होपेक्स में ये लोग कर, भारत और मिस्र के बीच में ये था, चौथा संस्करण था। ठीक है, भारत और मिस्र की बात आई है तो भारत और मिस्र यानी इजिप्ट के बीच में राजनयिक संबंध कब स्थापित किए गए थे? ऐसे क्वेश्चन आजकल यूपीएससी वगैरह में पूछे जाते हैं। तो भारत और मिस्र में राजनयिक संबंध 1947 में 18 अगस्त को स्थापित किए गए थे। चर्चे में क्यों रहते हैं, ऐसे क्वेश्चन बनते क्यों हैं? तो बनने का कारण देखिए, अगर मान लीजिए अभी हाल फिलहाल में किसी देश के राजनयिक संबंध की 60वीं वर्षगांठ, 50वीं वर्षगांठ या 75वीं वर्षगांठ मनाई गई हो, तब समझिए वहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ऐसा पूछ सकता है कि बताओ राजनयिक संबंध स्थापित कब हुए थे? तो जैसे अभी 2022 में भारत और मिस्र ने अपनी 75वीं वर्षगांठ मनाई थी राजनयिक संबंधों की। राजनयिक संबंध मतलब समझ रहे हो ना, कि वहां पर अपना दूतावास खोल दिए, उनका वाला यहाँ पर खोल दिए, तो राजनयिक संबंध बन गए। ठीक है, अब पिछले दिनों में कुछ और भी एक्सरसाइजेस हुए थे, उनका रिवीजन करेंगे। जैसे होपेक्स हुआ था भारत मिस्र के बीच में, अभी जो बात किया हम लोगों ने। तरंग शक्ति, ये भारत और बहुत सारे देशों ने मिल करके किया, भारत में हुआ आयोजन, मल्टीनेशनल एक्सरसाइज, बहुत बड़ा एक्सरसाइज हुआ। जिमेक्स भारत जापान के बीच में, जापान में हुआ। रेड फ्लैग अलास्का में, जैसे मैंने अभी बताया आपको, वहीं से अभी लौट रही थी भारतीय वायुसेना। अभ्यास तर्कस भारत अमेरिका ने कोलकाता में किया। शक्ति भारत फ्रांस ने किया मेघालय में। गगन स्ट्राइक 2 पंजाब में हुआ भारतीय सेना और वायुसेना के द्वारा। भारत इजराइल मिलकर नई दिल्ली में संयुक्त सुरक्षा अभ्यास किया। और ऑपरेशन मेघदूत लद्दाख में भारतीय सेनाओं के द्वारा किया गया। अगला, हाल ही में जारी सीएससी की रिपोर्ट के अनुसार संपीड़ित बायोगैस उत्पादन में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो कंप्रेस्ड बायोगैस के प्रोडक्शन के मामले में टॉप पर है उत्तर प्रदेश। अभी सीएससी की एक रिपोर्ट आई हुई है और इसमें कंप्रेस्ड बायोगैस को लेकर के रिपोर्ट किया गया है। इसमें बताया गया है कि उत्तर प्रदेश की क्षमता काफी ज्यादा है, इसका पोटेंशियल काफी अच्छा है। इसमें 24% तक का उत्पादन किया जा सकता है कंप्रेस्ड बायोगैस का। कंप्रेस्ड बायोगैस क्या है? आप आजकल देखते होंगे कि जो नेचुरल गैस सीएनजी से चलने वाले बहुत सारे वाहन दिख रहे हैं आपको, तो वो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है। ऐसे ही बायोगैस जो होता है वो जैविक ईंधनों की मदद से बनाया जाता है और कंप्रेस्ड होता है। तो ये कंप्रेस्ड बायोगैस है, इसका उत्पादन भी उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है, खास करके मुजफ्फरनगर, मेरठ और सहारनपुर जैसे क्षेत्रों में। तो उत्तर प्रदेश में इसके लिए एक जैव ऊर्जा नीति लाई गई थी। जो लोग उत्तर प्रदेश स्पेशल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यहाँ से इंपॉर्टेंट है पॉइंट्स। 2022 से 2027 तक इसके तहत सीबीजी यानी कंप्रेस्ड बायोगैस परियोजनाओं के लिए 750 करोड़ रुपए का फंडिंग भी किया गया है, सब्सिडी भी दी गई और पट्टे का विकल्प भी इसमें शामिल है। तो उत्तर प्रदेश की जैव ऊर्जा नीति जो है इसको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। अगला, हाल ही में किस राज्य के बाढ़ राहत शिविरों में स्कूल इन ए बॉक्स किट दी जाने की घोषणा हुई? तो अभी असम के बाढ़ राहत शिविरों में बच्चों को स्कूल इन ए बॉक्स किट दिए जाने की घोषणा हुई है। ये स्कूल इन ए बॉक्स किट जो होगी
ये एक ऐसी किट होगी जिसमें बच्चों के लिए पढ़ाई की सारी सामग्रियां इसमें होंगी। ये किट स्पेशल तौर पर यूनिसेफ ने डिजाइन किया। यूनिसेफ आप जानते हो संस्था है और जो बच्चों के लिए मदद करती है, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चाइल्ड इमरजेंसी फंडिंग, ठीक है। तो इसी ने ये किट डिजाइन किया है और इसके द्वारा डिजाइन किए गए किट को बच्चों को दिया जाएगा असम के राहत शिविरों में। असम में बाढ़ आई हुई है, ठीक है, और उस बाढ़ में बहुत सारे लोगों को, नागरिकों को शिविरों में रखा गया है, मतलब कि उनको कैंप में रखा गया है। तो ऐसे में बच्चों की पढ़ाई जो है वो डिस्टर्ब ना हो, उनकी पढ़ाई रेगुलर तरीके से चलती रहे, इसलिए बच्चों को एक किट दी गई है, एक एक किट, ठीक है। तो 6 वर्ष से 18 वर्ष तक की आयु वाले बच्चों के लिए ये डिजाइन किया गया है 167 राहत शिविरों। ओके, तो असम आया है, तो असम को देख लेते हैं मैप में है कहां पर। यहां पर दिखेगा आपको असम, राजधानी इसकी दिसपुर है। पूर्वोत्तर के जितने भी राज्य हैं सबसे अपना बॉर्डर शेयर करता है असम। एक्चुअल में सभी राज्य इसी से जुड़े थे। हेमंत बिस्वा शर्मा बीजेपी पार्टी से यहाँ के सीएम हैं। गुलाब चंद्र कटारिया यहाँ के गवर्नर हैं। यहाँ पर 7 नेशनल पार्क हैं, रायमोना, काजीरंगा, मानस, नामेरी, औरंग और डिब्रूगढ़ सैखोवा, देहिंग पटकाई। असम का बिहू लोक नृत्य बहुत फेमस है। इसके अलावा भोरताल, सात्रिया भी बहुत पूछा जाता है, याद रखना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 35 जिले हैं, 126 विधानसभा में सीटें हैं, लोकसभा में 14 सीट यहाँ से जाती है और राज्यसभा में 7 सीट यहाँ से जाती है। अगला, हाल ही में पहला अंतर्राष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन एशिया प्रशांत शिखर सम्मेलन, इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन कोच्चि में हुआ। कोच्चि कहाँ पड़ता है? केरल में पड़ता है। तो केरल के कोच्चि में पहला अंतर्राष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन एशिया पैसिफिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। ये 26 से 28 जून के बीच में आयोजित हुआ कोच्चि में, और इसका आयोजन केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय NDDB और IDF के द्वारा किया गया, यानी इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन के द्वारा किया गया। इसमें 20 से ज्यादा देशों के 1000 से ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव हिस्सा लिए। इसका मेन पर्पज क्या था? इसका मेन पर्पज ये था कि डेयरी उद्योग को कैसे बढ़ाया जाए और साथ ही साथ वन हेल्थ जो प्रिंसिपल्स हैं उनको बढ़ावा दिया जाए। इस बार की थीम है फार्मर सेंट्रिक इनोवेशन इन डेयरिंग। अगला, यहाँ पर कुछ और आयोजन सम्मेलन है। वैसे मैं आयोजन सम्मेलन की आज वीडियो देने वाला हूँ, तो उसमें आपको जनवरी से लेकर के आज तक के सभी क्वेश्चन तो कवर कराऊंगा ही, जो टॉपिक वाइज सीरीज चल रही है उसके तहत। फिर भी कुछ महत्वपूर्ण है, उनका आप रिवीजन कर लीजिए। जैसे अंतरिक्ष के लिए योग सम्मेलन जो है, योगा फॉर स्पेस, ये बेंगलुरु में हुआ। 112वां अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन जिनेवा में हुआ। बान जलवायु सम्मेलन जर्मनी के बान शहर में हुआ। यूक्रेन के लिए अंतर्राष्ट्रीय शांति सम्मेलन बुलाया गया था स्विट्जरलैंड में। भारत IORA क्रूज पर्यटन नई दिल्ली में हुआ। G7 समिट, ये इटली इस बार अध्यक्षता किया, इटली में आयोजित हुआ। फिक्की के द्वारा कोल्ड चेन और लॉजिस्टिक्स शिखर सम्मेलन दिल्ली में हुआ और नेपाल में इंद्रधनुष पर्यटन सम्मेलन हुआ। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कैग यानी कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इसने कहां पर चैडविक हाउस नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज संग्रहालय का उद्घाटन किया? तो भारत के वर्तमान में कैग जो है यानी नियंत्रक और महालेखा परीक्षक हैं गिरीश चंद्र मुर्मू जी, इनके द्वारा चैडविक हाउस नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। ये उद्घाटन किया गया शिमला में ही है दोस्तों चैडविक हाउस। चैडविक हाउस कुछ इस प्रकार से दिखता है। इसका इतिहास काफी अच्छा है, इंटरेस्टिंग है। एक्चुअली में यहाँ पर इस चैडविक हाउस में जब कैबिनेट मिशन आ रहा था तो उस टाइम पर 1946 में महात्मा गांधी जी गए थे कैबिनेट मिशन के लिए, शिमला में समझौता हुआ था, वहां पर गए थे और लौटते समय यहाँ पर ये रुके थे। तो यहाँ पर रुके महात्मा गांधी, इस वजह से ये मतलब काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन गया हाउस और तब से आज फेमस है वहां पर। लेकिन धीरे धीरे इसकी प्रसिद्धि कम होने लगी और एक समय ऐसा आया कि बिल्कुल जर्जर स्थिति में आ गया था। लेकिन दोबारा से इसको रीडेवलप किया गया और इसको एक हेरिटेज संग्रहालय के रूप में बनाने का फैसला लिया गया। तो ये एक म्यूजियम के रूप में अब काम करेगा। चैडविक हाउस जो होगा नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज, ठीक है, इसका पूरा नाम है। तो उसके बाद अब आप कहोगे कि कैग ने जाकर के क्यों इसका उद्घाटन किया? तो चूंकि दोस्तों 1950 में जब आजाद हो गया भारत, पूरी तरीके से गणतंत्र हो गया, तो इसके बाद भारतीय लेखा और लेखा परीक्षा सेवाओं के लिए एक ट्रेनिंग सेंटर के रूप में ये काम करने लगा। यहाँ पर कैग वगैरह को ट्रेनिंग दी जाती थी, तो इसीलिए ये कैग वगैरह के लिए इम्पोर्टेंट हो गया। तो भारत के जो कैग हैं वर्तमान में, गिरीश चंद्र मुर्मू जी, ये जाकर के इसका उद्घाटन किए। ठीक, अगला, हाल ही में किस देश के क्रिकेटर डेविड वार्नर ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की? तो दोस्तों डेविड वार्नर ऑस्ट्रेलिया के मशहूर क्रिकेटर
ऑस्ट्रेलिया में भी फेमस हैं, ऑस्ट्रेलिया से ज़्यादा ये भारत में फेमस हैं, रील्स वगैरह भी काफ़ी अच्छा बनाते हैं। तो डेविड वार्नर जो है फाइनली दोस्तों ये अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिए हैं। हालांकि आईपीएल वगैरह अभी भी खेलते रहेंगे। अभी T20 वर्ल्ड कप में आप जानते हो कि अफगानिस्तान उधर बांग्लादेश से मैच जीत गया और इस कारण रेटिंग और कम मैचेस जीतने की वजह से ये T20 वर्ल्ड कप में बाहर हो गया ऑस्ट्रेलिया, और भारत से हार भी देखने को मिला था। तो लास्ट मैच भारत के खिलाफ ही ये खेले थे T20 वर्ल्ड कप में अभी जो चल रहा है, जिसमें अभी कल तो अभी बात करूं तो इंग्लैंड को भारत ने हराया बुरी तरीके से, और भारत और साउथ अफ्रीका फाइनल पहुंच चुकी है। तो ऐसे में डेविड वार्नर जो हैं, जब इनकी टीम वापस हो गई, बाहर हो गई वर्ल्ड कप से, इस बार जीत नहीं सकी, तो इन्होंने संन्यास का फैसला ले लिया। इनके अगर क्रिकेट करियर की बात करें तो 112 मैचों में 8,786 रन इन्होंने बनाए हैं, 161 मैचों में 6,932 रन बनाए हैं, 99 मैचों में 2,894 रन बनाए हैं। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज क्रिकेटर हैं डेविड वार्नर, अभी रिटायर हो गए हैं। चलिए अब कुछ और जो खिलाड़ी हैं पिछले दिनों में जो रिटायर हुए हैं उनको रिवाइज करते हैं। सुनील छेत्री आप जानते हो, भारत के महान फुटबॉलर, इन्होंने अभी हाल ही में संन्यास की घोषणा की। दिनेश कार्तिक आईपीएल से संन्यास लिए, साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिए, ये भी भारत के दिग्गज क्रिकेटर रहे। तमिलसाई सौंदरराजन ये तेलंगाना और पुडुचेरी की राज्यपाल पद से इस्तीफा दी, और अरुण गोयल जी ये चुनाव आयुक्त पद से इस्तीफा दिए। हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिए, अभी जेल में हैं, और इनकी जगह पर झारखंड के मुख्यमंत्री हैं चंपई सोरेन। सुनील छेत्री ये हो गया। तो ये थे प्रमुख संन्यास और इस्तीफा जो पिछले दिनों में हुए। आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर में बस इतना ही रखते हैं। रेलवे की ई बुक जो आपके लिए लाई गई है, हिंदी में भी अवेलेबल है, इंग्लिश में भी अब अवेलेबल है। तो जिनको जिनको लेना है इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए, वहीं पर QR कोड भेजा जाएगा, उसी पर आपको पेमेंट करना है और वहीं पर आपको ई बुक मिल जाएगी। बाकी अगर आप लोको पायलट और टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हो, CBT 1 के लिए मेरे द्वारा डिजाइन किए गए 10 प्रैक्टिस सेट 5 साल पेपर, ये ऑफलाइन बुक है, इसको आप ऑर्डर कर सकते हो अमेजन से। बात करेंगे लास्ट डे क्वेश्चन की। तो लास्ट डे मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि राष्ट्रपति की संस्तुति पर संसद में राज्य का नाम बदलने के लिए विधेयक पेश किया जाता है किस अनुच्छेद के तहत। तो आर्टिकल 3 के तहत, अनुच्छेद 3 के तहत किसी राज्य की सीमा क्षेत्र नाम में परिवर्तन किया जाता है। झारखंड का गठन कब हुआ था? 15 नवंबर सन 2000 को झारखंड बिहार से अलग हुआ था। आज आपको क्या बताना है, अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया। इसके अलावा वर्तमान में सोमालिया की राजधानी क्या है। दोनों ही क्वेश्चन इजी हैं, कल की वीडियो में बताया गया था। अगर आपने आंसर कल की वीडियो देखी होगी जरूर आंसर करोगे ही, डिटेल में कोशिश करना आंसर करने की। PDF अगेन आपको MJT ऐप के अलावा टेलीग्राम पर भी मिलेगी। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और आप टेलीग्राम पर जाकर MJT एजुकेशन सर्च करके भी ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।